बीवी की पड़ेगी चाहत, फिर की अदला बदली। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है, दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो, बीएसएनएल की सिम है। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ और स्टोरी पढ़िए। हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रभात राय है। उम्र 34 साल, सामान्य कद काठी, खुले विचार। बताते हैं इतना ही काफ़ी है। मेरी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी का नाम कांची है। उसके साथ मेरी अच्छी पटती है। शादी के बाद के 6 साल में हमने एक बच्चा पैदा किया है जिसकी उम्र अभी करीब 2 साल है। मैं अपनी पत्नी के साथ महीने में करीब 15 बार करता हूँ। मेरा साथ भी देती है। हम अपनी लाइफ से अच्छे खुश हैं, या शायद थे। बात करीब 6 महीने पुरानी है। जिस शहर में मेरी दुकान थी वहाँ ज़्यादा कमाई नहीं थी और ख़र्चा ज़्यादा, तो दुकान पास के किसी गांव में शिफ्ट करनी पड़ी और बीवी के साथ वहीं रहने लगा। कांची भी गांव में ही पली बड़ी है, तो सेट होने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। जल्दी ही आस पड़ोस की हम उम्र महिलाएं उसकी सहेलियाँ बन गई। परिवार छोटा होने व घर का ज़्यादा सा काम ना होने की वजह से कांची समय बिताने आस पड़ोस चली जाती। हम उम्र होने के कारण हर तरह की बातें होती। बातों बातों में कभी का जायका भी लेते। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। दरअसल मेरी गाड़ी के पिस्टल थोड़े छोटे हैं, तो जब पिस्टल चलता है तो इंजन में मज़ा नहीं आ पाता। हमारे बीच वो आनंद नहीं रहा रहती, पर दिमाग में पड़ोसी रहते। अब मुझे भी खुद पर यकीन नहीं रहा और मैं भी अलग अलग गोइल खाने लगा। मेरे मन में भी अपनी पति को परमानंद दिलवाने की ख्याल आते। जब हम काम कर रहे थे तो फिर पत्नी बोली कि मुझे बड़ी की तमन्ना है, तो फिर मैंने भी वादा कर दिया कि मैं तुम्हें बड़ा दिल दबाऊंगा। अब मेरी कांची ने बात पकड़ ली। किससे पढ़कर मुझे भी अपनी कांची को किसी अच्छे से करवाने का चाव तो लग ही गया था, पर यह संभव कैसे हो? बस उसका कोई आइडिया दिमाग में आ नहीं रहा था। इसका हल भी मेरी पत्नी ने ही निकाला। दरअसल मेरा एक खास फ्रेंड था, रॉकी। उसकी पत्नी मेरी पत्नी की भी सहेली थी। वो दोनों कई बार काम करते थे, तो रॉकी की बीवी ने उसे रॉकी के सामान के बारे में बताया था। मेरी पत्नी और मैंने रॉकी को ही अपना टारगेट बनाया। हम चारों ने किसी हिल स्टेशन घूमने का प्लान बनाया, पर रॉकी को अपना प्लान नहीं बताया। हमने उदयपुर आधी जगह होते हुए माउंट आबू रुकने का घूमने का प्लान बनाया। अब सब तय समय पर रॉकी की गाड़ी लेकर निकल पड़ी घूमने को। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में घूमने में पूरा दिन निकल गया और इस बीच मेरी पत्नी ने रॉकी से बातें करनी शुरू कर दी। जब सामने से दावत मिल रही हो तो कोई कैसे पीछे रह सकता है। मेरी कांची और रॉकी की सेटिंग तो हो गई, पर प्रॉब्लम रॉकी की वाइफ बन रही थी। जब उदयपुर रात्रि विश्राम को रुके तो मेरी पत्नी ने बड़ी खुशी से मुझे अपना और रॉकी का मामला बताया। आगे की योजना बनाने लगी। उस दिन कई दिनों बाद अच्छा लगा। उसने दिन सवेरे उठते ही रॉकी मेरे रूम में आया और कांची को गुड मॉर्निंग बोला, तो मैंने झट से कह दिया, अब दोस्त को भूलकर भाभी को मॉर्निंग विश। वो छेप गया, पर मेरी कांची ने बात संभालते हुए बोली, दोस्त को रोज़ सुप्रभात कहते ही है, मैं तो आज ही साथ हूँ। इस तरह हम उदयपुर से निकलकर माउंट आबू पे निकल गए। गाड़ी रॉकी ड्राइव कर रहा था, तो उसकी पत्नी उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। कुछ दूर जाकर मैंने जानबूझकर रॉकी से कहा, तुम थक गए होगे तो ड्राइव मैं कर लेता हूँ। अब रॉकी पीछे की सीट पर आ गया और मैं ड्राइव करने लगा। रॉकी की पत्नी मेरे बगल में बैठी थी और मेरी पत्नी रॉकी के साथ। मैं उसकी हरकतें दर्पण से देख रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था कि हमारा आइडिया काम कर रहा है। इस तरह करीब 11 बजे हम माउंट आबू पहुँचे। होटल पहले से ही बुक था। हम अपने रूम में गए। आज मेरी कांची बहुत खुश लग रही थी। फ्रेश होके जब बाहर निकले तो रॉकी बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। वो झट से बोल उठा, आज तो बड़ी देर लगा दी फ्रेश हुए। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, थकान की वजह से ज़रा आँख लग गई थी। अब हम माउंट आबू में होटल से बाहर निकलने और रेस्टोरेंट में खाना खाया। इस दौरान कांची और रॉकी आमने सामने बैठे।
और टेबल के नीचे से एक दूसरे के पैर टकराने लगे। रॉकी की वाइफ तो खाने में मग्न थी, पर मेरा पूरा ध्यान उनकी हरकतों पर था। मैंने कांची के सामने देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर हम वहीं आसपास मार्केट में घूमने निकले। घूमते घूमते रॉकी का पैर एकदम से मुड़ गया और वो मूंछ खा बैठा। बाद में कांची ने बताया कि वो जानबूझकर किया गया नाटक था। होटल पास ही में था, तो हम किसी तरह सहारा देकर रॉकी को रूम पर ले आए और उसी के रूम में बैठकर गप्पे लगाने लगे। रॉकी की पत्नी थोड़ा अपसेट लग रही थी। जब हमने पूछा तो रुआंसी होकर बोली, अब घूमने का कितना मन था, पर अब घूम ही नहीं पाऊंगी। रॉकी बोला, क्यों नहीं घूम पाओगी? कांची भाभी और भाई साहब के साथ घूम जाओ, तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? रॉकी की वाइफ ने पूछा। तो मैं बोला, आप और कांची चले जाओ, रॉकी का ख्याल मैं रख लूँगा। पर बात यहाँ भी नहीं बनी, क्योंकि कांची अकेली औरतों के जाने से डर रही थी या बहाना बना रही थी। तो अब तय हुआ कि मैं रॉकी की वाइफ को घुमा के आऊँगा और कांची रॉकी का ख्याल रखेगी। यह हम तीनों की मन की मुराद पूरी होती दिख रही थी। मैं और रॉकी की वाइफ लकी लेक और अन्य जगह घूमने निकल गए। अब आगे की कहानी कांची की जुबानी। जैसे ही प्रभात और भाभी जी बाहर निकले, मैं भी उन्हें रिक्शा में बैठाने उनके पीछे पीछे गई। जैसे ही वो रवाना हुए, मेरे पति प्रभात ने मुझे आंख मारकर बेस्ट ऑफ लक बोला। सामने से मैंने भी उसे आंख मारकर रिप्लाई किया। मैं जल्दी से अपने रूम में आई और चेंज करके वापस रॉकी के रूम में पहुंच गई। रॉकी तो जैसे मेरी राह ही तक रहा था। फिर क्या, यहाँ तो काम शुरू था। मतलब वही की गाड़ी अब चालू होने वाली है और खूब पिस्टल चलेगा। अब यहाँ पे सब सेट था, मतलब कि गाड़ी चलने और फिर गाड़ी चल भी पड़ी। दोस्तों, माफ़ करना, मैं ज़्यादा खुल के स्टोरी नहीं बना सकती। फिर इंजन में पिस्टल चला, फिर चलते गया। कुछ देर आराम करने के बाद जब घड़ी में समय देखा तो शाम के 5:30 बज रहे थे। मोबाइल में प्रभात का कॉल आया हुआ था। मैंने वापस कॉल किया तो प्रभात ने बताया कि बाहर ज़ोरदार बारिश चल रही है, अभी कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है, तो आने में समय लगेगा। यह सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई और प्रभात को कहा, अब कोई तरह की चिंता ना करें, मैं रॉकी भाई साहब का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और अब दर्द भी कम है। तो प्रभात भी समझ गई कि कौन सा दर्द कम है। जब मैंने रॉकी को बताया कि वे लोग देर से आएंगे तो वो खुशी से उछल पड़ा। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो बारिश अपनी गति से चल रही थी। रॉकी बोला, चलो बाहर बारिश में नहाते हैं। मैंने जल्दी से चेंज की और रॉकी हम दोनों बारिश में चले गए। आज पहली बार बारिश में अलग ही आनंद था। मैं और रॉकी फिल्मी स्टाइल में झूम रहे थे। आसपास के लोग हमें पति पत्नी समझ रहे थे और हम भी हद में ही थे। जब थक गए तो दोनों रूम में गए और वॉशरूम में घुस गए। फिर काम किए और खूब मस्ती की। थोड़ी देर हमने इधर उधर की बातें की। बाहर बारिश लगभग बंद सी हो गई थी। पहाड़ी इलाका होने से झरनों की आवाज़ आ रही थी। इतने में बेटा चाय और बिस्किट ले आया। हमने साथ बैठकर चाय पी। मूड बनाने के लिए बाहर निकले। बाहर का नज़ारा देखकर तो डर गए। बारिश ने तो बाहर तबाही मचा रखी थी। जहाँ तहाँ पेड़ गिरे हुए थे और ट्रैफिक का भी बुरा हाल था। लगता था कि जो तूफान अभी अभी रॉकी के रूम में आया था, उससे भी बड़ा तूफान बाहर आया होगा। हमें प्रभात और निक्कू की टेंशन होने लगी। रॉकी ने अपनी वाइफ को कॉल किया, पर उसे नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लगा। तो मैंने प्रभात के नंबर पर कॉल किया। प्रभात ने बताया कि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है, जो सुबह से पहले नहीं खुल सकता है। हम दोनों सुरक्षित हैं और एक होटल में रूम लेकर रात बिता लेते हैं। सुबह रास्ता खुलते ही लौट आएंगे। यह सुनकर रॉकी थोड़ा टेंशन में दिखा तो मैंने कारण पूछा। रॉकी बोला, प्रभात और निक्कू अकेले वहाँ? तो मैं बोली, जब मैं आपके साथ यहाँ अकेली हूँ तो क्या उनका हक नहीं बनता? और वो दोनों समझदार है, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। जस्ट चिल यार। और मैंने रॉकी को दबा दिया। रॉकी समझ गया। मैंने उसे रोका, अब यह सब रात को आराम से करेंगे, अब मुझे भूख लग रही है। रॉकी ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। हमने होटल के ही रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया और फ्रेश होकर रेस्टोरेंट चले गए। करीब आधा घंटा में खाना आया। हमने खाना तब तक 9 बज चुके थे। रॉकी बोला, तुम रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं रॉकी के रूम में चली गई और अपने मोबाइल में SR के स्टोरी लवर खोलकर कहानी पढ़ने लगी।
करीब 20 मिनट बाद रॉकी 2 आइसक्रीम लेकर आया। मुझे देखकर वो खुश हो गया और आइसक्रीम साइड रख दिया। मैंने एक आइसक्रीम उसे पकड़ाई और एक खुद खाने लगी। आइसक्रीम का स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने इग्नोर किया और पूरी आइसक्रीम ख़त्म की। फिर मैं फ्रेश होकर सो गई। सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमारी आँख खुली। मैंने ही दरवाज़ा खोला। बाहर प्रभात और निक्कू खड़े थे। घड़ी में समय देखा तो 10:30 बज रहे थे। थकावट में कब दिन निकला पता ही नहीं चला। मुझे प्रभात से तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर निक्कू से आँख मिलाना मुश्किल हो गया था। पर कुछ यही हाल निक्कू का दिख रहा था। मैंने राहत की सांस ली। अब प्रभात और निक्कू की दास्तां। जब मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो निक्कू थोड़ा घबराने लगी और उसे रॉकी की फ़िक्र होने लगी। तो मैंने कांची को कॉल किया और फ़ोन स्पीकर पर लगाकर अपनी और कांची की बात निक्कू को सुनाई। निक्कू रॉकी की तरफ से निश्चिंत हो गई, पर खुद के लिए थोड़ा चिंतित हुई, क्योंकि बारिश की वजह से वापसी के रास्ते बंद हो गए थे। अब हमारे पास वहीं किसी होटल में रुकने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। हम नज़दीक ही कुछ होटल में गए, पर करीब करीब सब फुल थे। बड़ी मुश्किल से एक होटल में रूम खाली मिले, पर वो ओवर रेट मांग रहा था। अब समस्या यहाँ मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे पास एक रूम के रेंट के जितने पैसे ही बचे गए थे। हम अपना एटीएम या और कुछ भी साथ नहीं ले गए थे। घूमते हुए हमने ठेले पर और अन्य फास्ट फूड खा लिया था, तो बस रात बिताने की मजबूरी थी। मैंने निक्की को प्रॉब्लम बताई और कहा, आप बेड पर सो जाना, मैं सोफ़े पर ही सो जाऊँगा। उसके पास भी कोई और रास्ता तो नहीं था, तो वो भी मान गई। होटल के कर्मचारी ने हमें अपना रूम दिखाया। हम दोनों अपने रूम में घुस गए। कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे, पर हमारे पास ना तो नाइट ड्रेस थी ना कोई और चीज़ें। पूरे दिन के थके हारे थे, तो मुझे तो सोते ही नींद आ गई। अभी सोए हुए शायद 2 घंटे हुए होंगे कि अचानक कुछ आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। समय करीब 12:15 बज रहे थे। आवाज़ निक्कू के बेड से ही आ रही थी। वो ठंड से काँप रही थी और सुस्कियाँ ले रही थी। मैं झट से उसके पास गया। वो ठंड से काँप रही थी, उसको हल्का हल्का बुखार भी लग रहा था। मैंने उसके आंसू पोंछे। इतनी रात में अनजान जगह पर कोई मेडिसिन, वो भी खाली, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी, तो उसके लिए सोचना भी गलत था। अब मुझे और निक्की को हिंदी फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा, वो सीन दिख रहा था जिसमें इन्हीं हालात में हीरो हीरोइन किसी जंगल में सर्दी के मारे काम करते हैं। यह थोड़ा उल्टा था। यह शुरुआत निक्कू ने ही की। यह भगवान का चमत्कार था। वो मौसम का आज सब कुछ अलग ही लग रहा था। निक्कू की धड़कन तेज़ हो रही थी, तो मैं समझ गया कि अब देर करना उचित नहीं। शायद निक्कू भी समझ गई कि अब मैं भी मुख्य कार्य के लिए तैयार हूँ, तो वो समझदारी दिखाते हुए इंडिकेट करने लगी। फिर यहाँ भी जो गाड़ी चली, मगर ज़्यादा टाइम तक नहीं। थोड़ा वक्त चलने के बाद गाड़ी बंद हो गई। वो थोड़ा समझाने पर समझ गई और हम ऐसे ही सो गए। सुबह मेरी आँख खुली तो 7:30 बजे थे। मेरा मन फिर से मचल गया। मैंने निक्की को थोड़ा और कन्विंस किया। वो थोड़ा मान ही नहीं रही थी। यह तीर निशाने पर लगा और निक्कू एक शर्त पर मान गई कि यह सब हम दोनों के बीच रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कांची को भी नहीं। मैंने वादा किया। फिर हमने पूरा काम किया जिसके लिए आया था। फिर होटल से चेकआउट किया। रात की बारिश का कहर सब तरफ दिख रहा था। हमने एक ऑटो किया और अपने होटल पहुंचे। अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं निक्की को लेकर अपने अपने रूम की तरफ गया, पर वो तो लॉक था। मैंने निक्की को बताया कि जो हमने किया वही यहाँ भी हुआ होगा और मेरी कांची अपने आपके रूम में ही मिलेगी। जब हम रॉकी के रूम में पहुँचे तो दरवाज़ा कांची ने ही खोला। अब निक्कू भी सब समझ गई, पर कोई किसी पर गुस्सा करने के हालात में ही नहीं था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने ही माहौल बदलने के लिए चाय मंगवाई और अपने घूमने का बताने लगा। तो इस तरह हुई दोनों की तरफ की भरपाई। और दोस्तों, SRK स्टोरी लवर 2 में यह हम न्यू चैनल है, सपोर्ट करो। फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वहीं बाजू में घंटी है, उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसे की कमी है, मुझे पेटीएम करें।
अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके 187 रिचार्ज करवा दो। BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है SRKStoryLover.co। ये है मेरी वेबसाइट। आखिर मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ इतनी मेहनत से। मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है, तो इतना सिंपल काम आप मेरे लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी अब मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।